सहायक संधि प्रथा, जिसमें हम सहायक संधियां जो उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम सहायक संधि और सहायक संधि की शर्तें, सहायक संधि प्रथा की समीक्षा और सहायक संधियों की कार्यान्विति जो उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र जो उनके साथ में सहायक संधियां समझौते जो की गई थी और किस प्रकार से की गई थी। इसमें सबसे पहले बात आती हैदराबाद कि हैदराबाद पहला राज्य था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। यद्यपि सर जॉन शोर के शासनकाल में वह अंग्रेजों से अप्रसन्न हो गया था, किंतु वेलेस्ली ने अब निजाम को पुनः अपने पक्ष में करने का निश्चय किया और उसने सहायक संधि स्वीकार करने के लिए निजाम से बातचीत आरंभ की। और अपनी आंतरिक कठिनाइयों के कारण निजाम ने सबसे पहले 1799 ईस्वी में ही अंग्रेजों से संधि कर ली। इस संधि के अनुसार निजाम के राज्य में कंपनी की सेना की 6 बटालियन रखी गई और इस सेना के व्यय हेतु निजाम ने 24,17,000 रुपये वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया और फ्रांसीसियों को हैदराबाद से निकाल दिया गया तथा सहायक संधि की अन्य धाराएं भी निजाम पर लागू कर दी गई। और 1800 ईस्वी में इस सहायक सेना के खर्च के लिए निजाम को वे सभी प्रदेश कंपनी को सौंपने पड़े जो उसे मैसूर के युद्धों के पश्चात प्राप्त हुए थे। इस प्रकार से निजाम पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया और उसकी मराठों के साथ गठबंधन करने की संभावना सदा के लिए समाप्त हो गई थी। दूसरा आता है अवध कि अवध तो अंग्रेजों के चंगुल में बहुत पहले ही फंस चुका था। वेलेस्ली अवध को अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में लाना चाहता था। उसने सुरक्षा के नाम पर नवाब के समक्ष सहायक सेना बढ़ाने के लिए योजना रखी। नवाब ने आनाकानी की। इस पर वेलेस्ली क्रुद्ध हो उठा और उसने नवाब को आतंकित करने के लिए कानपुर और इलाहाबाद से सेनाएं भेज दी। विवश होकर अवध के नवाब को नई संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके अनुसार नवाब की सेना तो कम कर दी गई और कंपनी की सेना में वृद्धि कर दी गई। इस सेना के व्यय के लिए नवाब को गंगा और यमुना के बीच का लोअर दोआब, गोरखपुर तथा रोहिलखंड के प्रदेश अंग्रेजों को सौंपने पड़े। इस प्रकार से अवध को चारों ओर से ब्रिटिश प्रदेशों से घेर लिया गया। अवध तो 1765 ईस्वी से ही कंपनी का मित्र राज्य था और यहाँ के शासकों ने कभी भी कंपनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी। फिर भी उस राज्य में सहायक सेना बढ़ाते रहना तथा बढ़ाई जाने वाली सेना के खर्च के अलावा धनराशि की मांग करना और इसकी ओट में अवध के उपजाऊ भूभागों पर अधिकार करना और अवध के साथ पूर्व में की गई संधियों का खुला उल्लंघन था। ब्रिटिश संसद सदस्य फॉक्सजॉन ने वेलेस्ली के इस कार्य को डकैती की संज्ञा दी है। डॉडवेल ने भी लिखा है कि अवध की प्रतिनीति वेलेस्ली की तानाशाही वृत्तियों में सबसे अधिक निकृष्ट थी। वास्तव में इस नीति से कंपनी को भले ही लाभ हुआ हो, लेकिन अवध के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुई। इससे अवध राज्य का आधा भूभाग कंपनी के नियंत्रण में चला गया तथा अवध की सेना लगभग समाप्त हो गई। अवध पूरी तरह से कंपनी के आश्रित हो गया, जिसका लाभ आगे चलकर डलहौजी ने उठाया था। अगला बिंदु आता है मैसूर कि वेलेस्ली के समय से चौथा मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू मारा गया था और वेलेस्ली ने मैसूर राज्य के कुछ प्रदेश स्वयं ने हथिया लिया, कुछ निजाम को दे दिए और कुछ मराठों को देने का प्रस्ताव किया, किंतु मराठों ने ये प्रदेश लेने से इनकार कर दिया। तब वे प्रदेश भी अंग्रेजों और निजाम के बीच बांट दिए गए और शेष नाम मात्र का मध्य मैसूर राज्य यहाँ के प्राचीन हिंदू राजवंश के एक वंशज कृष्णराव वाडिया तृतीय को दे दिया गया और उसके साथ सहायक संधि कर ली। और इस संधि के अनुसार मैसूर राज्य में एक सहायक सेना रखी गई, जिसके व्यय के लिए मैसूर राज्य ने 22 लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार कर लिया। इसके अलावा मराठा पेशवा माधवराव द्वितीय की मृत्यु के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय पर प्रभाव स्थापित करने हेतु सिंधिया और होलकर के बीच में प्रतिद्वंदिता जो है वो शुरू हो गई और पेशवा ने सिंधिया का संरक्षण स्वीकार कर लिया और होलकर के भाई बिट्ठू जी होलकर की हत्या कर दी। होलकर ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए पूना पर आक्रमण कर दिया। पेशवा पूना से भाग खड़ा हुआ और बसीन आया और पेशवा ने वेलेस्ली से सहायता मांगी और वेलेस्ली ने इस शर्त पर सहायता देना स्वीकार किया कि उसे सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ेगी और पेशवा ने वेलेस्ली की शर्त स्वीकार करते हुए दिसंबर 1802 ईस्वी में अंग्रेजों से बसीन की संधि कर ली।
जिसमें उसने सहायक संधि की सारी शर्तें स्वीकार कर ली और इस संधि के बाद हुए द्वितीय मराठा युद्ध में पराजित होकर नागपुर के शासक भोंसले ने देवगढ़ की संधि और ग्वालियर के शासक सिंधिया ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि स्वीकार कर ली और इन संधियों में उन्होंने भी सहायक संधि की सारी शर्तें स्वीकार कर ली। उसके बाद तीसरे मराठा युद्ध में पराजित होकर इंदौर के शासक होलकर ने मंदसौर की संधि में सहायक संधि की शर्तें स्वीकार कर ली। इसी युद्ध के बाद मराठा संघ राज्य ध्वस्त कर दिया गया तथा शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को सतारा की गद्दी पर बैठाकर उसके साथ भी सहायक संधि कर ली। इस प्रकार से नागपुर, ग्वालियर, इंदौर और सतारा के शासकों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। अगला आता है तंजौर कि तंजौर मराठों के अधीन एक छोटा सा राज्य था। जिस समय वेलेजली भारत आया उस समय तंजौर में उत्तराधिकार जो है उसका संघर्ष चल रहा था। वेलेजली को वहां हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। उसने सर फौजी नामक व्यक्ति को वहां का उत्तराधिकारी घोषित कर उसे तंजौर की गद्दी पर बैठा दिया तथा अक्टूबर 1799 ईस्वी में उसके साथ सहायक संधि कर ली। अगला आता है सूरत कि मध्यकाल में सूरत मुगल साम्राज्य उसका अंग था और मुगल साम्राज्य के पतोन्मुख होने पर यहाँ के मुगल सूबेदार ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर अपने आप को सूरत का नवाब बना दिया। फिर भी सैद्धांतिक रूप से वह मुगल सम्राट के अधीन ही रहा और सूरत में मराठों की लूटमार के कारण 1759 ईस्वी में मुगल सम्राट ने सूरत की सुरक्षा का भार कंपनी को सौंप दिया और सूरत की सुरक्षा हेतु कंपनी ने वहां अपनी सेना तैनात कर दी, जिसका खर्च सूरत के नवाब को देना पड़ता था। और जनवरी 1799 ईस्वी में सूरत के नवाब की मृत्यु हो गई और मृत नवाब का छोटा भाई निर्विरोध रूप से सूरत की गद्दी पर बैठा और वेलेजली ने उस पर दबाव डालकर उसके साथ भी एक संधि कर ली, जिसके अनुसार नवाब ने अपना सैनिक व असैनिक प्रशासन कंपनी को सौंप दिया और कंपनी ने नवाब को 1 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से सूरत भी कंपनी का एक आश्रित राज्य बन गया था। अगला है कर्नाटक कि कर्नाटक का नवाब जो था वो बहुत पहले से ही अपनी राजधानी अकाट को छोड़कर मद्रास के एक छोटे से नगर में शानदार महल में रहने लगा और वह अपनी शान शौकत और ऐशो आराम पर बहुत ज्यादा धन खर्च करता था। इसीलिए वह रोज दिन प्रतिदिन अंग्रेजों के कर्ज जो उसके नीचे दबता जा रहा था। वेलेजली के आने के समय तक उसे 6,23,000 पाउंड केवल ब्याज के चुकाने पर थे और 1795 ईस्वी में नवाब मोहम्मद अली की मृत्यु के बाद उमदाद उल उमरा गद्दी पर बैठा और वेलेजली ने नवाब को एक संधि करके उसकी जो भूमि कंपनी के पास गिरवी पड़ी थी उसे स्थायी रूप से कंपनी को हस्तांतरित करने को कहा और नवाब ने वेलेजली के प्रस्ताव को स्वीकार करने में आनाकानी की, लेकिन वेलेजली अपना प्रस्ताव मनवाने के लिए दृढ़ संकल्प था। अतः उसने नवाब पर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। जुलाई 1801 ईस्वी में नवाब की मृत्यु हो गई तथा अली हुसैन गद्दी पर बैठा और अली हुसैन ने भी वेलेजली के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फलस्वरूप वेलेजली ने अली हुसैन को गद्दी से हटाकर नवाब के भतीजे अजीमुद्दौला को कर्नाटक का नवाब बना दिया और 25 जुलाई 1801 ईस्वी को अजीमुद्दौला से संधि कर कंपनी ने कर्नाटक का सैनिक व असैनिक प्रशासन अपने नियंत्रण में ले लिया तथा कर्नाटक के राजस्व का 1/5 भाग नवाब को पेंशन के रूप में देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से कर्नाटक भी अंग्रेजों का आश्रित राज्य बन गया। नीति का मूल्यांकन। अब हम करते हैं कि इस सहायक संधियां की जो नीतियां जो थी उसका मूल्यांकन क्या था कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय लगभग संपूर्ण भारत में कंपनी की सत्ता जो है उसकी सर्वोच्च सत्ता स्थापित हो गई थी और भारतीय राज्यों की प्रभुता उसी अनुपात में घटती जा रही थी और ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास होता जा रहा था। भारतीय राज्यों की बाह्य प्रभुता पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया और आंतरिक प्रभुता केवल सिद्धांत रूप में उन राज्यों के पास रही। वेलेजली ने सिद्धांत रूप से ही सही भारतीय राज्यों को समानता का दर्जा दिया, वह अब समाप्त हो गया और लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल से भारतीय राज्यों की शक्ति घटने का एक क्रम चालू हो गया तथा डलहौजी के काल तक ब्रिटिश सर्वोच्चता अपने शिखर पर पहुंच गई। लगभग सभी इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने
वेलेस्ली के कार्य को पूरा किया। और वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग्स की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर M.S. मेहता ने लिखा है कि मुख्य रूप से वेलेस्ली की नीति के फलस्वरूप अंग्रेजों ने जो सैनिक प्रबलता प्राप्त कर ली थी, उससे अंग्रेजों को भारत में श्रेष्ठता का पद मिल गया और हेस्टिंग्स ने इस पद से अंग्रेजों को प्रभुता के पद तक पहुंचा दिया। वेलेस्ली ने फ्रांसीसियों की शक्ति को समाप्त किया तथा सहायक संधि व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्यों से संधि की। जिन राज्यों ने वेलेस्ली की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, उन राज्यों से संघर्ष कर उन पर वह व्यवस्था थोप दी गई और वेलेस्ली के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पुनः वही रास्ता चुना और भारत में कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित करने में जुट गए। वेलेस्ली ने मराठा शक्ति पर प्रहार करके उसे क्षीण किया तथा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उसे धराशायी कर दिया और वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को सिद्धांत रूप में बराबरी का दर्जा दिया। अर्थात ये बराबरी का दर्जा मात्र बनावटी था, एक मुखौटा था, किंतु लॉर्ड हेस्टिंग्स ने वह बनावटी मुखौटा उतार दिया, जिससे अब कंपनी का वास्तविक रूप जो था वो सबके सामने आ गया था। अर्थात अब कंपनी जो थी, ब्रिटिश साम्राज्य जो उसका विस्तार करना चाहती थी और ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना चाहती थी और देसी रियासतें जो उनको हड़प कर अपने साम्राज्य में विलीन करके उनको अपने अधीन हमेशा के लिए बनाकर रखना चाहती थी। तो ये आपका सहायक संधि प्रथा रही थी।